स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की एक क्लास रोज़ाना मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आज ये हमारी सेकंड क्लास है। बुक में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये तीनों होते क्या हैं और इन तीनों का बेसिक डिफरेंस भी हमने समझा था। तो आज के लेक्चर में हम आगे का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल ट्राई कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हम यहाँ पे कवर करा दें। एंड आई होप कि कल मैंने जितना भी आपको समझाया था, पढ़ाया था, वो आपने रिवाइज किया होगा। और मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था कि 2023 का जो पेपर है UPSC CSC का, उसमें से आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को एक बार देखना था। तो अगर आपने क्वेश्चंस को देखा है तो प्लीज़ मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और बेसिकली जिन लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है, मैं उनको सजेस्ट करूंगी आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको 3 बातें पता चलेंगी। फर्स्ट, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये एक बुक पर बेस्ड है और ये बुक स्टडी IQ की तरफ से आप लोगों के लिए एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए जारी की गई है। दूसरा, आपको पता चलेगा कि इस बुक के अंदर कितनी शानदार तरीके से ये जो सब्जेक्ट है विद पिक्चर्स, विद एग्जाम्पल्स, विद कलरफुल मैप्स जो है कवर किया गया है। तो इससे रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस लेक्चर सीरीज को पूरा देख लेते हैं। और तीसरी बात, हमने बुक के इंडेक्स को लेकर डिटेल में बात की थी, तो वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम आने वाले दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स जो है इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। एंड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने कल डेवलप की थी वो भी पढ़ना ज़रूरी है, तभी आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। तो अगर फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है देन जाइए पहले उसको देखिए, मुझसे बाद में आके मिल लीजिएगा। वहाँ पे भी मैंने ही पढ़ाया है तो मुलाकात तो मुझी से होगी। बाकी के लोग जिनका ये सेकेंड लेक्चर है, अगेन वेरी वेलकम। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, कल बेसिकली हमने, आप देखोगे जो इकोलॉजिकल हायरार्की होती है, राइट है, जो ये वाला डायग्राम था इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया था, राइट है। आज जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली आपका होगा कि ये जो बायोस्फीयर है ना, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। देखो, ये जो अर्थ आपको आज जैसे दिखाई देती है, इस पर जो बायोडाइवर्सिटी आज आप देखते हो, अलग अलग तरह के फ्लोरा फ्यूना को आप देखते हो, ये इस अर्थ पर एकदम शुरुआत से तो नहीं थे। ओवर द टाइम इनका क्या है, एक इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और जिन स्पीसीज ने अपने आप को इस बदलते हुए टाइम के साथ अडेप्ट कर लिया होगा विद डिफरेंट प्रोसेस, वो सरवाइव कर गए एंड वो आपको आज देखने को मिलते हैं। कुछ स्पीसीज जो है इस पूरे के पूरे टाइम के बीच में क्या है, नहीं जो है अडेप्ट कर पाए, तो वो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो आज हमें दिखाई नहीं देते हैं। कुछ स्पीसीज ने क्या किया, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए, ठीक है। वो चेंजेस उनके फिजिकल भी हो सकते हैं, बिहेवियर में भी हो सकते हैं, उनके इंटरनल सिस्टम में भी हो सकते हैं। उन चेंजेस की वजह से उनके लिए आसान हुआ सरवाइव करना और वो आज हमें एक बदले हुए रूप में दिखाई देते हैं, राइट है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोली हैं, इकोलॉजी में इन सब की प्रॉपर स्टडी की जाती है। तो आज के चैप्टर को हम 3 तरीके से देखने वाले हैं। पहला, ये जो बायोस्फीयर है यानी कि अर्थ का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, पहली बात ये समझेंगे। दूसरा, आपकी जो इकोलॉजी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट है, उनको यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे अडेप्टेबिलिटी कैसे करते हैं ऑर्गेनिजम्स, राइट है। या फिर आप देखोगे जो अडेप्टेबिलिटी के अंदर भी डिफरेंट बेसिकली जो चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, इनको पढ़ेंगे, राइट है। इकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, लाइक हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड साथ ही जो आपका इकोटोन है, इकोक्लाइन है, इसको भी समझेंगे। तो आज का जो चैप्टर है ये आपकी एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था, पढ़ाई असली आज से शुरू हो रही है, ठीक है। और बेसिकली इस चैप्टर से अगर आप 2-3 साल पहले के क्वेश्चंस देखोगे तो डायरेक्ट सवाल जो है आपसे पूछे हुए हैं।
राइट है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आप में से ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम हमें ना सिर्फ एक बुक नहीं लेनी, हम सारी बुक्स लेना चाहते हैं, और मैम हमें ना बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, और 30 जून कल था तो आपका इवनिंग का बैच फुल हो चुका है, तो अब क्या ऑप्शन है। तो एक्चुअली एक हाई डिमांड थी और बहुत सारे बच्चे ना एडमिशन ले नहीं पाए थे, जो हमारा बैच रिसेंटली क्लोज हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई डिमांड थी। तो हमने क्या किया है, आप लोगों की डिमांड पर एक न्यू बैच बेसिकली लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और ये ना इस बार हमने मॉर्निंग बैच रखा है, यानी कि आप देखोगे 10 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सुबह 8 बजे से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट यहाँ पे होनी शुरू हो जाएंगी। और ध्यान रखिएगा, आपके सारे स्टार फैकल्टीज़ आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, और इस बैच के साथ जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, जैसे कि आज मैं ये बुक आपको पढ़ा रही हूँ, ये हम आपके पास भेजते हैं। तो पूरी बुक सीरीज जो हमने इतनी शानदार तरीके से बनाई है कि एनसीईआरटी हो या फिर आपके स्टैंडर्ड बुक्स हो या जो बिखरे हुए नोट्स होते हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके हमने जो है एक पैकेज तैयार किया है इन बुक्स के रूप में। तो ये आपको इस बैच के साथ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में लेक्चर के बाद में भी बात करेंगे। फिलहाल बेसिकली आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम अगर आपसे कुछ पूछना हो तो फिर क्या करें। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे है, यूपीएससी विद प्राची, और मैं जितना भी पढ़ाती हूँ आपको उसके जो लेक्चर्स है वो मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो भी मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। तो इस फैमिली का पार्ट जो है आप बन सकते हैं। परफेक्ट है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को बीच में छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा। जहाँ पे जो समझ नहीं आ रहा है टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो, ठीक है, और जहाँ पे जो समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में थम्स अप दे दो। परफेक्ट है। चलो, तो बायोस्फीयर के इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो, स्पीसीज ने काफ़ी सारे अपने अंदर चेंजेस किए, और तब जाके जो आज की बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। इन चेंजेस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने काम किया, उनको भी पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि ये जो बिलियंस ऑफ ईयर की एक पूरे टाइमलाइन है, अगर आप देखोगे तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसको एक यहाँ पे आप देखिए एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रूप में डिवाइड कर दिया है, और हमने इस पूरे टाइम स्केल को आपको एक डायग्राम के रूप में जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है, राइट है। तो आप देखेंगे जो सबसे पहले बेसिकली आया था 4.6 बिलियन ईयर एगो से शुरुआत हुई, और 541 मिलियन ईयर एगो तक माना जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन इयॉन था, राइट है। तो प्री कैम्ब्रियन इयॉन की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, इसको आप 3 जो है इयॉन्स में जो है डिवाइड कर सकते हो, राइट है। तो जो आपका प्री कैम्ब्रियन है इसको आप 3 इयॉन्स में डिवाइड कर सकते हो, हेडियन, आर्कियन एंड आपका प्रोटेरोजोइक, राइट है। हेडियन की बात करें तो ये तो आपकी अर्थ का एकदम अर्ली फॉर्मेशन स्टेज था। अर्थ इतनी गर्म थी कि ये इनहॉस्पिटेबल थी, और बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन इस टाइम अर्थ पर हो रहे थे, राइट है। इवन जो आपके उल्का पिंड वगैरह होते हैं ना, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है अर्थ इस टाइम पर जूझ रही थी, लिटरली यही कह लीजिए। तो जब ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे तो इनकी वजह से आपका जो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें जलवाष्प, वाटर वेपर जो है भरने लगा, और धीरे धीरे आप देखोगे जो अर्थ है थोड़ा कूल डाउन होते चली गई। तो धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है उस रेंज में आया कि एक लाइफ के पनपने की प्रॉपर कंडीशंस यहाँ पे बनी। अब देखो इसके बाद आपका आता है आर्कियन इयॉन, राइट है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है यहाँ से माना जाता है। तो आप देखोगे जो ऑर्गेनिज्म था ना, जहाँ पे जो बना था वो सिंगल सेल था, ठीक है। अभी जो आप ऑर्गेनिज्म देखते हैं हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हम मल्टी सेल्यूलर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल स्ट्रक्चर हमारा है। लेकिन जब पहली बार कोई लाइफ बनी होगी, है ना, अमीनो एसिड देन प्रोटीन, और उससे एक सिंगल सेल बना होगा, तो बहुत ही सिंपल टाइप का जो है आपको यहाँ पे एक लाइफ का फॉर्म देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो अर्थ का ये एटमॉस्फेयर था, है ना, इसका ना ग्राउंड वर्क तैयार होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट आया है ना, ये आपका आ गया प्रोटेरोजोइक, जहाँ पे आपके जो यूरोकैरियोट्स होते हैं है ना, उनका क्या है बेसिकली इमर्जेंस स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे वो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था
उनकी वजह से धीरे धीरे जो ऑक्सीजन लेवल था एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट हो गई है ना, तो जो आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो है इवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। परफेक्ट है। चलिए, अब प्री कैम्ब्रियन चला गया है, इसके बाद दूसरा आपका आता है बेसिकली पैलियोजोइक एरा। ठीक है, पैलियोजोइक एरा की बात करें तो इसको जो है एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिकली आपको देखने को मिले थे इन्वर्टिब्रेट्स जो है। इसके अलावा आप देखोगे लार्जली आपका जो लाइफ था ना वो मरीन जो है सिस्टम के अंदर था। ठीक है, अभी आपका जो लैंड है उस पर प्रॉपर लाइफ नहीं आना शुरू हुई है। फिर यहाँ पे देखिएगा एक रिच बायोडाइवर्सिटी इन्वर्टिब्रेट्स की जो हम आज देख पाते हैं उसकी जो फाउंडेशन ली डाउन हुई थी वो उस टाइम पे हो गई थी। देन इसके बाद आप देखोगे जो आपका पैलियोजोइक एरा है इसको बेसिकली 3 पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है, ओडोविशियन सिल्यूरियन पीरियड है जिसमें अर्ली फिश दिखाई देती है। देन आपका डेवोनियन पीरियड आता है, इसको एज ऑफ फिशेस कहते हैं, फिशेस के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिली। कार्बोनिफेरस पीरियड आता है, फर्स्ट एम्बीफीबियंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ में जो कोल के एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स थे वो यहाँ पे जो है फॉर्म हो गए। देखो इससे पहले जितने भी छोटे छोटे जीव थे है ना, ओवर द टाइम वो फॉसिल्स में बदल गए, जीवाश्म में बदल गए। इसी फॉसिल्स का डिपॉजिट बाद में आपका क्या है, ये कॉल वगैरह के डिपॉजिट्स के रूप में सामने आया। परफेक्ट है। एंड देन आपका आता है पर्मिनियन पीरियड जिसमें आपको रेप्टाइल्स जो है देखने को मिलते हैं। परफेक्ट है। इसके बाद आता है मेसोजोइक एरा। ये जो मेसोजोइक एरा है इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, पहले आपके इन्वर्टिब्रेट्स आए थे, अब आपका जो है एक एज ऑफ रेप्टाइल्स आ गया। देखो ये क्या है ना, जस्ट फैक्ट है, तो इसमें सुनना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली एक्चुअली वे कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। बट यहाँ पे अगर आप खुद से बुक को पढ़ रहे होते, आप पूरा रट रहे होते, राइट है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने कुछ सर्टेन चीज़ों को ही क्या है बेसिकली हाईलाइट किया हुआ है। मैं पूरे पैराग्राफ को समराइज कर दे रही हूँ एक सेंटेंस में। इतना ही अगर आप भी कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, याद भी रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भाई मेसोजोइक एरा में। ठीक है, मेसोजोइक एरा जो आगे चल के आपके डायनासोर्स का जो है एक टाइम होने वाला है। इसके अंदर का पीरियड देखोगे तो बेसिकली आपको ट्रियासिक पीरियड दिखाई देता है, पहले डायनासोर यहाँ पे दिखाई दिए और मैमल्स का ना बहुत अर्ली वाला रूप यहाँ पे दिख गया। देन जुरासिक पीरियड दिखाई दिया, आइकॉनिक डायनासोर्स, विशाल बड़े डायनासोर्स, हर तरह के डायनासोर्स, शाकाहारी, मांसाहारी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, राइट है, आँख उगलने वाले, उड़ने वाले, हॉलीवुड पिक्चर्स में जो दिखाते हैं, खैर उसमें कुछ ज़्यादा दिखा देते हैं। तो आपको क्या है काफ़ी ज़्यादा डायनासोर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला बर्ड और ट्रू मैमल्स, राइट है, उनका इवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। देन आपका आता है क्रेटेशियस पीरियड, एडवांस बर्ड और अर्ली फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते थे उनका इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था। देन आता है आपका सेनोजोइक एरा, अब इसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स, राइट है, एज ऑफ मैमल्स। तो यहाँ पे देखिए इसी टाइम पे, ठीक है, करीब 66 मिलियन ईयर एगो एक मास एक्सटिंक्शन जो है अर्थ ने फेस किया। मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है किसी भी रीज़न से जब प्लैनेट की मोस्ट जो लाइफ है वो वाइप आउट हो जाए, बहुत ज़्यादा संख्या में लगभग 3/4 प्रजातियां जो विलुप्त हो जाए, उसको मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। इससे पहले वाले एरे में आपने देखा ना, एरा में देखा ना कि डायनासोर्स थे, कहाँ चले गए वो। ये वाला जो मास एक्सटिंक्शन था ना इसमें वो वाइप आउट हो गए। देयर आर मेनी डिफरेंट थ्योरीज ना कि कोई उल्कापिंड आगे टकरा गया था, सारे डायनासोर्स चले गए, या फिर मतलब वो इतना हैवी हो गए थे कि फिर अपने आप को संभाल नहीं पाए। देयर आर मेनी थ्योरीज, राइट है। तो बेसिकली हुआ क्या कि आप देखोगे कि मास एक्सटिंक्शंस यहाँ पे जो है देखने को मिला और आपके सारे डायनासोर जो है वाइप आउट हो गए। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, अर्ली ह्यूमंस का इवोल्यूशन यहाँ देखने को मिलता है।
आप लोग पृथ्वी पे पधार चुके हैं और इस टाइम पे पृथ्वी को पता नहीं होगा कि कितना हंगामा बर पाएंगे फिर हम लोग। तो ह्यूमंस जो है फाइनली यहाँ पे इवॉल्व होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेनोजोइक एरा के अंदर अगर पीरियड्स की बात करें, आपका पैलियोजीन पीरियड आता है, मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन होना शुरू हो गया, नियोजीन आता है, आपके सवाना, साथ में जो आपके ग्रासलैंड्स हैं उनका एवोल्यूशन होता है, क्वार्टिनरी पीरियड आता है, मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिलते हैं। और जितना भी मैंने पढ़ाया इसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा अगर बेसिकली आप इस डायग्राम से देखते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि भाई सेनोजोइक ईरा के अंदर जो आपका बेसिकली क्वार्टिनरी पीरियड है उसमें आपको ट्रू मैमल्स, प्रॉपर मैमल्स देखने को मिलते हैं। अर्ली ह्यूमन का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। अब ये डायग्राम से याद रखना कितना आसान है ना। ऐसे जुरासिक के टाइम पे डायनासोर्स आप देख पा रहे हो, परफेक्ट है। इसी तरीके से चीज़ें क्या है आपको याद रहेगी। देखिए सिलूरियन पीरियड आप देख पा रहे हो, फिश देख पा रहे हो, इसी तरीके से चीज़ें क्या है याद हो जाएगी। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डायग्राम ही देखते रहिएगा, इनफ है, परफेक्ट है। इसी तरीके से जो इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ था वो भी यहाँ पे जो है दिखाया गया है आपका, है ना। होमो हैबिलिस था, होमो इरेक्टस था, देन नियर्डेनथर्डर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद होमो सैपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस, परफेक्ट है। तो इस तरीके से जो है इवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। चलिए, ये तो देखो फैक्ट्स थे, है ना, याद करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। जो इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रही थी, अब उनको पढ़ते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात तो देखो, इकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। किस चीज़ की? कल पढ़ाया था, याद है? ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो इंटर रिलेशनशिप डेवलप होते हैं और ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है उसकी स्टडी है। तो ऑर्गेनिजम्स आपस में किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से एक इंटर कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। और द बेटर वर्ड इज, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलती हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं। तो अब हमने अभी तक क्या देखा? अर्थ पे किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का इवोल्यूशन हुआ। अब हम ये जानेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपने अंदर किस तरह से चेंजेस किए और तब वो जाके सर्वाइव कर पाए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला प्रिंसिपल है अडेप्टेशन, जो कि आपके लिए भी ज़रूरी है। अडेप्टेशन, तो देखो अडेप्टेशन ना मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है। आप अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज कर लो। एक बहुत ही फनी से एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के बहुत लंबे जो है घने हेयर्स थे, किसी भी रीज़न से उनका हेयर फॉल हो रहा है, परफेक्ट है। अब उनको क्या है, इसको लेके अपने आप को अडेप्ट करना है, परफेक्ट है। तो वो क्या कर सकते हैं? शॉर्ट हेयर कर सकते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर लिया जस्ट टू अडेप्ट। इट्स नॉट ए वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल, बट मैं एग्जाम्पल्स वो देना प्रेफर करती हूँ जिससे बात समझ में आ जाए। जो टेक्निकली सही एग्जाम्पल्स हैं वो तो बुक में पढ़ ही लेंगे, राइट है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कोई चेंज कर ले, देन आपका बेसिकली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इंटरनल ऑर्गेनिज्म में ही कोई अपने को चेंज कर ले ओवर द टाइम, एंड देन आपको बिहेवियरल जो मैकेनिज्म है इसमें भी चेंज देखने को मिलता है। तीनों को समझते हैं विद एग्जाम्पल्स, तभी बात बनेगी। एग्जाम्पल से ही पढ़ना मज़ेदार है, एंड दैट्स वाई ये बुक वन ऑफ माई फेवरेट। चलिए, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म है उसने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर लिया। बेस्ट एग्जाम्पल जिराफ का है। हायर लीव्स को भी वो फीड कर सके, इसके लिए उसने अपनी नेक को क्या ओवर द टाइम लंबा कर लिया। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो जो जिराफ की नेक है वो आपको इस तरीके से जो है लॉन्ग होते हुए दिखाई देती है, राइट है। तो इसके अलावा जो इसकी टंग होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या है, ये जो लीव्स हैं ट्री पे हाइट पे लगी हुई उनको ग्रास्प करने में, पुल करने में उसको मदद मिलती है। दूसरा एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है पोलर बियर का, है ना। जैसे
यस, यहाँ पे आ जाओ। ये जो क्यूट सा पोलर बियर दिख रहा है, इतना गोलू मोलू सा, इसलिए नहीं है कि उसको ज़्यादा खाना पसंद है, इसलिए है क्योंकि उसने आपको अडेप्ट उस तरीके से किया है। देखो जो पोलर बियर है कहाँ मिलता है? आपके ठंडे इलाकों में, पोल्स के पास, राइट है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है एंड दे तो डिडंट हैव क्लोथ्स लाइक अस। तो पोलर बियर ने ना ओवर द टाइम अपनी स्किन पर एक थिक फर को जो है बेसिकली क्या है, एक तरीके से इवॉल्व कर लिया है। ये जो थिक फर है और ये जो मोटा फैट है, ये उसको ठंड से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। दैट्स वाई वो इतना क्यूट सा आपको दिख रहा है। इट्स नॉट कि उसको बहुत खाना मिलता है, ठीक है। ये अडेप्टेबिलिटी का एक यहाँ पे तरीका है। तो पोलर बियर का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, है ना। ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं। पहला समझ में आ गया, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। आपने अपने इंटरनल ऑर्गेनिज्म में ही कुछ इस तरह का चेंज कर लो। जैसे मैंग्रोव्स होते हैं, वो सॉल्टी वाटर के पास पनपते हैं, तो उनकी ना रूट्स अलग अलग तरीके की है कि वो जो सॉल्ट है उससे तो वो बेसिकली क्या है, बच जाए, वाटर और न्यूट्रिशन को अडेप्ट कर ले, है ना। और बेसिकली मैंग्रोव्स में जो जर्मिनेशन का तरीका भी होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। वो भी उन्होंने क्या किया, ओवर द टाइम अडेप्ट किया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो सॉल्टी पानी में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। इसी को और बेटर समझते हैं। देखो इसका ना बेसिकली ऑर्गेनिज्म के इंटरनल सिस्टम में चेंज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू क्या करता है, जब फूड की कमी हो जाती है, ठीक है, आप लोग मैगी खा लेते हैं ना, वो 2 मिनट में बनने वाली, ऐसे नहीं, कंगारू के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। कंगारू पहले ही क्या करता है, अपने पास फैट स्टोर करके रखता है। जो फूड की कमी हो जाती है तो वो उसी फैट को यूटिलाइज करता है अपने आप को एनर्जी देने के लिए, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, राइट है। एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। जो आपके मरीन इगुनास होते हैं ना, ये इगुनास क्या करते हैं, ये बेसिकली सॉल्टी पानी में रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इनके पास ना, लेट मी शो यू द डायग्राम, क्योंकि वही तो ब्यूटी है ना। तो इनके पास ना बहुत स्पेशलाइज्ड जो है ग्लिंट्स होती हैं। इन्होंने ना ओवर द टाइम इनको डेवलप कर लिया है। अब क्या होता है, जब सॉल्टी पानी के अंदर ये रहते हैं तो ज़्यादा सॉल्ट इनटेक किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। आप भी ना कम नमक खाया करो, ये जो इतना जंक फूड खा लेते हो, ठीक है। चलो, तो ये जो बेसिकली आपके क्या है, ये ग्लैंड्स उसने डेवलप कर ली है, जो सॉल्ट है ये उसको एक्सक्रीट कर देता है। आप देख पा रहे हो, देयर आर लाइक छोटे छोटे आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं सॉल्ट के, द वाइट कलर वाला पोर्शन। ये जो है बेसिकली इन्होंने क्या किया है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका क्या था, बिहेवियर में आप कुछ चेंज कर लो। जैसे बर्ड्स का बहुत शानदार एक बिहेवियर देखने को मिलता है, माइग्रेशन। अगर बर्ड्स किसी काफ़ी कोल्ड प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, तो जब ठंडा मौसम आएगा उन्होंने एक बिहेवियर बना लिया है, हर सीज़न में, एवरी सीज़न हम वहाँ से माइग्रेट करके एक प्रॉपर टेम्परेचर वाले जो है बेसिकली प्लेस पर चले जाएंगे। दिस इज़ अगेन अ फीचर ऑफ अडेप्टेशन, राइट है। दिस इज अ फीचर ऑफ अडेप्टेशन। अब भाई आपको भी क्या है, एक अडेप्टेशन करना है। कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, बुक साथ लेके बैठेंगे, बुक साथ लेके बैठेंगे, जो जो पढ़ा रही हूँ साथ में पढ़ते जाएंगे, जो मार्क कर रहे हैं वो मार्क करते जाएंगे, और उसके बाद रिवाइज भी करना है, ठीक है। बिल्कुल मुझसे प्रॉमिस करना है, बहुत ही सीरियस तरीके से इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करना है। और फिर 2024 के पेपर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होंगे वो मैक्सिमम आप ठीक करके आओगे। जस्ट प्रॉमिस मी, हैव अ बुक विद योर सेल्फ, उसमें मार्क करो, उससे पढ़ो, लेक्चर सुनो, समझो, रिवाइज करो, ठीक है। ये करना है, और PYQ देखते हुए चलेंगे। चलो, अब इसके बाद हमने अडेप्टेशन तो समझ लिया। अब एक दूसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कुछ वेरी कर गया, कुछ अलग हो गया। तो देखो, वेरिएशन में क्या होता है, जब एक स्पीसीज के अंदर ही क्या है, डिफरेंस आ जाए,
ठीक है, जब एक स्पीसीज के अंदर ही डिफरेंस आ जाए तो कैसे आ सकता है? देखिए, हम जो भी हैं हमारे जेनेटिक मेकअप की वजह से हैं। अगर जेनेटिक मेकअप में चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगा, राइट है। तो यही होता है कि बेसिकली क्या होता है, अगर म्यूटेशन की वजह से यानी कि जीन में ही कुछ चेंज हो गया है, या फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मदर फादर से चाइल्ड को जो है आपका जीन फ्लो जाता है, उसमें कुछ चेंज हो जाए, तो बेसिकली क्या है, वेरिएशन या फिर आप कहेंगे डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो देखो, आपका जो जेनेटिक मेकअप है ना, ये आपकी हाइट, आपका कलर, आपके स्किन, एवरी जो भी आपके फिजिकल वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक ही स्पीसीज के अंदर ये वेरिएशन हो जाता है, इस जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज हो जाता है, तो जो नया आएगा, हो सकता है उसका कलर डिफरेंट हो सकता है उसका जो है बेसिकली साइज डिफरेंट हो, है ना। तो ये है वेरिएशन। थर्ड इंपॉर्टेंट वन है स्पीसिएशन। ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। स्पीसिएशन, एक स्पीसीज ऑलरेडी है वो आगे भी रहेगी, इसी से जो एग्जिस्टिंग वन स्पीसीज थी इसी से एक न्यू बन जाए, ठीक है, इसी से एक न्यू बन जाए, तो बेसिकली इसको स्पीसिएशन कहते हैं। अब ये न्यू कैसे बनेगी भाई? ये स्पीसीज अगर आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे ना। तो अगर बेसिकली इनमें दो डिफरेंट आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी, तो ये कैसे होगा? जब क्या है, जेनेटिकली आइसोलेट हो जाए इनकी पॉपुलेशन, कि भाई 20 मेंबर एक जगह रहते थे, 10 यहाँ रह गए, 10 कहीं और चले गए, जेनेटिकली आइसोलेशन हो गया, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है। ये धीरे धीरे क्या है, अपनी अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएंगे, ये अलग डेवलप हो जाएंगे। एक टाइम के बाद ये दो डिफरेंट स्पीसीज होंगे, ये तो एग्जिस्टिंग वन था ही, जैसा था वैसा ही है, वो एक अलग बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये जो आइसोलेशन होता है ये कैसे हो सकता है? एक आइसोलेशन ऐसे नहीं हो सकता कि भाई लोग रह रहे थे, किसी वजह से बीच में कोई दरार पड़ गई। जस्ट इमेजिन अ विलेज जिसमें क्या है, एक दिन क्या है, धरती आपस में फट जाती है, ठीक है, और बहुत बड़ी दरार बन जाती है, आधा विलेज इस तरफ, आधा विलेज इस तरफ। एक टाइम के बाद आप देखोगे वो दो अलग गांव ही बन जाएंगे, उनका रहना खाना, तीज त्योहार व्रत एकदम अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ना, टेक्निकली करेक्ट नहीं है, मैं बता रही हूँ, समझो। इसी तरीके से स्पीसीज पे अगर क्या हो, वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाए, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक पूरी ओरिजिनल पॉपुलेशन रहती थी, that's why the diagram and the colorful diagram is very important and that's why मैंने बुक रिकमेंड की है, ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन ये थी, बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, कोई रिवर पास थ्रू हो गई, कोई कैनियन आ गया, कोई कुछ भी ऐसा हो गया, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रही है। अब ये एक अलग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये अलग अलग। एक टाइम के बाद ये तो एग्जिस्टिंग वन ही है, देखो ये तो ओरिजिनल पॉपुलेशन ही है, बट ये एक नई पॉपुलेशन यहाँ पर बन चुकी है। इसको जो बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन बोलते हैं। स्पीसिएशन के अंदर ही ये एलोपेट्रिक स्पीसिएशन है, जहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से आइसोलेशन हो जाए, समझ गए? चलिए ओके, अब इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे जो गैलापागोस फ्लिंच होती है, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखोगे कि जो आपके बेसिकली गैलापागोस आइलैंड है पैसिफिक ओशियन के अंदर, अलग अलग आइलैंड पे ना आपकी जो ये बेसिकली फिंच थी, है ना, इसकी अलग अलग स्पीसीज हुई। धीरे धीरे उनमें क्या है, बेसिकली गैप हो गया, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, अलग अलग आइलैंड पे रहती हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बेसिकली यूनिक स्पीसीज विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिंच की यहाँ पे डेवलप हो गई, ठीक है। दूसरा जो एक एग्जाम्पल बेसिकली देखने को मिलता है, वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल, द ग्रैंड कैनियन स्क्विरल्स, ठीक है। तो जो बेसिकली आपका कोलोराडो प्लेट्यू है उसके बीच में कैनियन हुआ है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा, गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप ध्यान रखना कि जो स्क्विरल्स थे, जब बेसिकली वो ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गए, तो आपको एक अलग स्पीसीज जो है देखने को स्क्विरल्स की मिलती है, और ये बेसिकली आपका एलोपेट्रिक स्पीसिएशन का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है।
आर्टिफिशियल स्पीशीशन भी हो सकता है, भाई साइंटिस्ट को लगे हम तो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज को उठाया, उससे लैब में चेंज करके कुछ नई बना दी, राइट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ना कीवर्ड ध्यान रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ टाइम पहले पॉपुलर हुआ, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन समझ लो, विकिरण। जैसे मान लीजिए आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे क्या है, आपकी सारी रेडियो एक्टिविटी इधर उधर विकिरण हो रहा है, परफेक्ट है। सिमिलर मैनर में समझो, ये आपकी बेसिकली क्या है, मान के चलो एक आपकी पुरातन जो है स्पीसीज है, ठीक है, आपकी क्या है बेसिकली एक एंसेस्ट्रल जो है स्पीसीज है, ये धीरे धीरे ओवर द टाइम अलग अलग जो है आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एरियाज पे चली गई, जहाँ की जो बेसिकली आप देखोगे इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। तो आप देखोगे इस एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज से अलग अलग स्पीसीज डेवलप हो जाती हैं ओवर द टाइम, ठीक है। और इन नई स्पीसीज ने क्या कर लिया है, अलग अलग जो इकोलॉजिकल निशे थे उनके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लिया है, ठीक है। एक दो बर्ड्स के ऐसे बेसिकली स्पीसीज के नाम मुझे याद नहीं आ रहे कि जो एंसेस्ट्रल था उससे 2-3 नए देखने को मिले हैं, ठीक है। जस्ट कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि एग्जाम में वो सीधे पूछ लेंगे व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन, है ना, उसका 4 ऑप्शन दे के एक सही बताओ करके, परफेक्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया है ना, ये हमारी डायग्राम्स क्लियर हो गया। इसके बाद एक आता है म्यूटेशन। मैंने कहा था ना कि जेनेटिक मेकअप में चेंज हो जाता है ना। मान लीजिए कि आपने देखा है कि ब्लैक पैंथर भी आपको देखने को मिलता है, राइट है। और आपने देखा है कि कई बार आपको जो कुछ एनिमल्स हैं जनरली वो सिमिलर टाइप के होते हैं, किसी एक एनिमल का कलर बड़ा अलग सा चेंज हो जाता है। वाई? क्योंकि जो उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन था उसमें शायद कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंज हो गया। ये म्यूटेशन में क्या है, एक डिफरेंस लेकर आता है। या फिर कोविड का एग्जाम्पल ले लो यार, कितना कोविड हमने सुना है, देखा नहीं था कोविड में फिर से नए नए वेरिएंट आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, म्यूटेशन हो जा रहा था उसके अंदर। तो देखा जाए तो अलग अलग वेरिएंट थे ना वो, बस वही है। तो म्यूटेशन क्या होता है, जब आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, आपका जो डीएनए है, ठीक है, उसमें क्या है कुछ चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, अचानक से भाई कुछ एकदम से किसी एक पर्टिकुलर जो है जीव के अंदर चेंज आ गया। और बेसिकली जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, डीएनए की कॉपी हो रही होती है, उसमें अगर कोई एरर आ जाए तब भी हो सकता है, परफेक्ट है। तो इसको ध्यान रखना, इजी था ये तो। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, इसको भी समझते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में टाइम टू टाइम चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज कैसे हुआ, देखो नेचुरली ना हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ें हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है उनको हम अपने अंदर सेलेक्ट करते जाते हैं, और हम अपने बच्चों को भी पास थ्रू करते हैं, और जो चीज़ें काम की नहीं रहती उनको हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ह्यूमंस का जो है एवोल्यूशन एक देखने को मिला, पहले हम क्या है बेसिकली जो अपने दोनों हाथ है इनको भी बेसिकली खड़े होने के लिए यूज़ करते थे। ओवर द टाइम जब हम स्ट्रेट हुए, हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हुई, तो हमारे हाथ फ्री हो गए, हमने बाकी काम करने शुरू कर दिए। इसी तरह आप देखोगे जो टील होती थी, पूंछ होती थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि अब हमें ट्री से लटकने में, एक बैलेंस बनाने में उसकी हेल्प नहीं पड़ती है, हम ऐसे बैलेंस बना सकते हैं। तो वो चीज़ खत्म हो गई, तो हमने एक नेचुरल सिलेक्शन किया। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो हमने छोड़ दी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हम अपने बच्चों को भी पास थ्रू करते गए। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, जो बेसिकली सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्राकृतिक चुनाव। ये जो थ्योरी दी थी ये बेसिकली चार्ल्स डार्विन और जो अल्फ्रेड रुसेल वाल्स थे उन्होंने बेसिकली दी थी। उनका कहना ये था इवोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि एक फिनोमेना है नेचुरल सिलेक्शन वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, वो ऑर्गेनिज्म बेटर सर्वाइव करेंगे जो नेचुरली क्या कर लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, फिजिकली मोर इक्विप्ड होते हैं, परफेक्ट है। जैसे इंसान के जब ये 5 उंगली और ये थंब का यूज़ करना हमने सीखा, जब हमने थंब का यूज़ करना सीखा, ये सिर्फ लाइक बटन प्रेस करने के लिए यूज़ नहीं होता जो आपने अब तक किया नहीं है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, ये इसका यूज़ करना होता है,
खैर बैक टू द टॉपिक। ये जो थंब का यूज़ हमने करना सीखा, बहुत काम की चीज़। हम इससे ग्रिप बनानी सीख गए, ग्रिप बनानी सीख गए तो हथियार पकड़ना सीख गए, यूज़ करना सीख गए। हमने बेसिकली मशीनों को ऑपरेट करना सीखा और यही हम पास थ्रू करते चले गए, हम फिजिकली मोर इक्विप्ड हो गए। तो देखो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होते हैं, ज़्यादा बेटर अडेप्ट कर पाते हैं, वो सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन भी कर पाते हैं। और जो जितना रिप्रोडक्शन बेहतर करेगा, स्वस्थ करेगा, उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सरवाइव करेंगी, वो स्पीसीज धरती पे दिखाई देगी, नहीं तो विलुप्त हो जाओगे। ये आपके लिए भी है, जितना बेटर अडेप्ट करोगे उतना ज़्यादा जो है बेसिकली सरवाइव कर पाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। परफेक्ट है। तो P2I बैच बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, उसके बारे में सोच लेना। प्राची लाइव मैम का कोड है, यूज कर लेना, ठीक है। चलो, एक इसमें आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। एक रैंडम कुछ ऐसी घटना हो गई कि पर्टिकुलर जो बेसिकली फीचर वाले ऑर्गेनिज्म थे वो खत्म हो गए और पर्टिकुलर फीचर वाले ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर गए। तो टाइम पे इन सरवाइव करने वालों में रिप्रोडक्शन होगा, इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। मान लीजिए 100 रैबिट थे, उसमें से 40 रैबिट वाइट कलर के थे, 60 रैबिट ब्राउन कलर के थे। अचानक से क्या हुआ कि मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जो 60 रैबिट थे ब्राउन कलर के, उसमें से 50 जो है खत्म हो गए, सिर्फ 10 बचे। और जो 40 वाइट कलर के रैबिट थे, उसमें से सिर्फ 10 ही बेसिकली मरे, 30 बच गए। अब आप देख रहे हो, ब्राउन जो 60 थे वो सिर्फ 10 बचे हैं और वाइट जो 40 थे वो 30 बचे हैं। तो एक जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। वाइट कलर के रैबिट्स ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन में है, ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, ज़्यादा जो आपको रैबिट्स देखने को मिलेंगे वो वाइट देखने को मिलेंगे। दिस इज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट। परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना। ये इसलिए हो जाता है कि सिंपली क्या है, एक चांस हो गया था, ऐसा एक बस चांस हो गया था। देन जीन फ्लो होता है, तो हमारे जो जेनेटिक मेकअप है, हमारा जो डीएनए, हमारे जो जीन्स है, जो इनका एक फ्लो बनता है। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, माइग्रेशन अगर आप कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, फिर वहाँ पे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो। दूसरा क्या, इंटर ब्रीडिंग हो सकती है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से क्या है, एक जेनेटिक फ्लो अलग तरीके का जो है जाएगा और मिक्सचर टाइप के स्पीसीज भी यहाँ पे बन के मिल सकते हैं। खच्चर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, आई थिंक, इफ आई एम राइट। तो ये है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली आज हमने क्या किया है, इकोलॉजी के जो सबसे बेसिक और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर कर लिया है। कुछ थोड़ी सी चीज़ें रहती है ना, लेक्चर बहुत लंबा नहीं रखेंगे। मान के चलिए कि सिर्फ 10 मिनट का काम रहता है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। इनिशियल चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि इनिशियली कॉन्सेप्ट एक बार बन जाती है, फंडामेंटल्स सेट हो जाते हैं, तो फिर आगे पढ़ना आसान हो जाता है। और यहाँ पे देखिए PYQ भी जो है बेसिकली दिया हुआ है। परफेक्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लेक्चर एंड करती हूँ एंड आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ बुक से रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम लेक्चर में बुक लेके साथ में बैठने का ट्राई कीजिएगा। और हम बात कर रहे थे अपने P2I बैच की, राइट है। तो P2I बैच के लिए प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर लीजिए। पूरा फाउंडेशन कोर्स आपको सिर्फ जो है 29,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। यूज़ करना है कोड प्राची लाइव, PRACHILIV। मेरा नाम आपको याद हो चुका होगा, राइट है। और इसके अलावा अगर आप बेसिकली मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए। वेलकम टू द फैमिली UPSC विद प्राची। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और इस अर्थ का, इस प्लैनेट का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।